Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5 जिसका नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अ वॉर अपॉन द स्टेट। इसका पार्ट 3। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट वाले लेक्चर तक एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, नक्सलिज्म का, इस सब को हमने डिस्कस करा था। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे और आपको पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट वाली है ना, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही मेन पार्टी है। जब अलग अलग नक्सलीस के जो ग्रुप थे उन्होंने आपस में अपना मर्जर कर लिया सन 2004 में। 2004 में इन सभी नक्सलीस ने मर्ज किया खुद को और एक मेन पार्टी बनके तैयार हुई। नाम है सीपीआई माओइस्ट। ठीक है। नंबाला केशव राव ये सेक्रेटरी जनरल रहे पार्टी के और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है सीपीआई माओइस्ट का था वो कुछ इस प्रकार था। देखिएगा यहाँ पे दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ, एक्सप्लेनेशन में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, पर ज़रा कलर चेंज कर दूँ, मतलब ऐसा वाला एक्सप्लेनेशन क्या, किताब वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो देखिए कुछ ऊपर से नीचे होता है यहाँ पे मामला। ठीक है। तो देखो किस तरह से होता है यहाँ पे। सबसे पहले, हालांकि आपकी किताब में लिखा हुआ है लेकिन तब भी, ये हुआ आपका पोलिट ब्यूरो। ये इसे कौन है? ये है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? पोलिट ब्यूरो। उसके बाद नीचे और आ जाइए, फिर आती है इनके अंदर सेंट्रल कमेटी। कौन आता है? सेंट्रल कमेटी आती है। चलो, फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आती है स्टेट कमेटी। ठीक है, स्टेट कमेटी, या इसको बोलते हैं स्पेशल एरिया कमेटी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म्स को। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, इसके नीचे होते हैं रीजनल कमेटी। ठीक है। उसके बाद कौन आया रीजनल कमेटी। फिर कौन आया? फिर आया डिविजनल, या आप कह लो डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये एकदम ऊपर से नीचे हो रहा है जैसे अपना देश का स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन आएगा? फिर आया एरिया कमेटी। तो इस तरीके से इनका पार्टी स्ट्रक्चर होता है। बहुत इजी है याद रखना। पोलिट ब्यूरो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ओके। उसके बाद कौन आया? उसके बाद सेंट्रल कमेटी, स्टेट या स्पेशल एरिया कमेटी। फिर उसके बाद रीजन होता है तो रीजन आया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आई। अच्छा, बीच में एक चीज मैंने मिस कर दी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट भी है। सब डिस्ट्रिक्ट आई और उसके बाद आई एरिया कमेटी। ठीक है। अब ये काम कैसे करती है? ये काम करती है थ्रू द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसे क्या बोलते हैं? PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। तो इसके थ्रू काम करती है। और ये पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, इसकी भी 3 तरह की फोर्सेस हैं। कैसी? आपको थोड़ा समझाती हूँ। सबसे पहला तो इसके अंदर जो है वो है बेसिक फोर्स। ये जो मैं बता रही हूँ ना, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA जो है, इसके अंदर भी 3 तरह की फोर्सेस हैं। सबसे पहली है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? बेसिक फोर्स। चलो, बेसिक फोर्स में क्या हो रहा है? सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है इंटेलेक्चुअल की गैदरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल। दूसरे नंबर पे इनके आती है सेकेंडरी फोर्स। सेकेंडरी फोर्स में क्या है? एरिया कमेटी, उसके साथ प्लस गुरिल्ला स्क्वाड्स। और तीसरे नंबर पे है इनकी मेन फोर्स। मेन फोर्स में क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑन बटालियन या प्लाटून फॉर्मेट में। ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आर्म फोर्सेस वगैरह या इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह। तो अभी तक जो ये PLGA है, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें करीब 8000 से 9000 लोग हैं, वाइल जन मिलिशिया में करीब 38,000 लोग हैं। तो यूजुअली आप समझिए, इसमें मालूम है 40 से 50% जो टोटल कैडर का है, इसके अंदर औरतें होती हैं। समझे? समझ आई पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है? आइए थोड़ा आगे लेके चलते हैं और बताते हैं उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, काम करने का तरीका क्या है इन नक्सलीस का। एम तो आप समझ गए,
कि जो ये लीगल स्टेटस है, लेजिटिमेसी है स्टेट की, इसे हमें ख़त्म करना है और एक ऐसा पूरी जनता का एक मास बेस बनाना है जिनमें कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। पूरा अल्टीमेट जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है, पॉलिटिकल पावर को पाना है, और मैं शुरुआत से बता रही हूँ, प्यार से नहीं, वायलेंट तरीके से पाना है। एक ऐसा इंडिया पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक को जो है ये इन्विसाज करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगेगा ना, एक तरीके से मोटा मोटा समझो, बहुत ही आम और नॉर्मल भाषा में अगर बताऊं तो इनका उद्देश्य क्या है कि तो लोगों की जो है हमें अपनी सरकार बनानी है, इनके यहाँ से उठा लेना है चीज़ों को, ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के लिए है। ये सब ब्रेन वॉश करने के तरीके हैं। अब नक्सलीज, सबसे पहले भाई इनका मेन क्या है उद्देश्य, स्टेट की मशीनरी जैसे पुलिस को अटैक करते हैं, उनके जहाँ थाना बना है तो उसको अटैक करते हैं। ये कुछ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अब क्या होता है कि मानो कभी सरकार को इनको पकड़ना है, पकड़ाना है, तो किसके, रेल का सहारा लेगी, रोड का सहारा लेगी, तो रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट में पावर ट्रांसमिशन, जिससे कम्युनिकेशन रुक जाए, तो इन सब चीज़ों को जो है ये बर्बाद करते हैं। और किसी तरीके से जैसे मानो कुछ अच्छा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कभी नहीं चाहेंगे डेवलपमेंट हो, नहीं तो इनकी बातों में कौन आएगा, तो इसको इस टाइम पे ये बाधा बनते हैं। तो इनका जो काम करने का तरीका है नक्सलीज का, ये अलग अलग, ये इज ऑल्सो मैनिफेस्टेटिंग इटसेल्फ थ्रू वेरियस सिविल सोसाइटी। इनके कुछ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कुछ इश्यूज जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी का इशू, लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड एक्विजिशन का, डिस्प्लेसमेंट वगैरह का। तो उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको कह दो कि देखो तुम्हारी दिक्कतें हमारी दिक्कतें, तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट करें और बड़े बड़े लोग इनको सपोर्ट करें। अच्छा, डेवलपमेंट के कामों में बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि स्टेट की अथॉरिटी को बड़ा दिक्कत होती है। हाँ, उसके साथ नेक्स्ट लिस्ट ये ओवरऑल जो अंडर डेवलपमेंट हुआ, अब डेवलपमेंट नहीं हो पाया मजबूरन, तो उसका फायदा उठा लिया। ठीक है, पुलिस स्टेशन में, तहसील में, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, हर इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग इन्होंने जो है वो नौटंकी उसमें करना चली। स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना ग्राउंड लेवल पे, तो उस सब में अगर ये रुकावट बनते हैं, उन सबको भी डिस्ट्रप्शन करते हैं, तो इससे स्टेट की प्रेजेंस या दिक्कत जो है दर्शाती है। तो और ये लोगों का बेस सोचते हैं कि हम और मजबूत बनाएं। तो ये वाली बात है, ये वाली बात है कि जैसे समझ लो कि छोटे बच्चे को माँ खाना दे रही है, तो अब छोटे बच्चे की थाली छुपा दी और वो बच्चा रो जा रहा, रो जा रहा, रो जा रहा, तो सास क्या कहेगी, यही कहेगी कि बताओ जरा कैसी हो तुम, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, समाज से कहेगा अरे समझ नहीं आ रहा, अरे हमने खाना तो दिया था, कहाँ चला गया खाना। अब कमेंट बॉक्स में ये ना मत लिखने लग जाना अरे बैठाल के खिलाए। ठीक है, एक बात कह रही हूँ। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये पहला पॉइंट देखिए कि भाई सामने आके कौन बात करता है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखिए ये जो माओइस्ट है ना, ये क्या करते हैं अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन या दूसरे कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स, इन सब के माध्यम से इन सब का यूज करते हैं और फ्रॉम लेफ्ट विंग इंस्टीट्यूशंस, ताकि लोगों की सिंपैथी पाएं। ठीक है, प्रोपेगेंडा अपना फैलाएं कुछ इश्यूज को लेके कि देखो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, कैसे इन लोगों को मार रही है। अब ऐसे दिखाया, लोग और इनके सपोर्ट में हो गए, समझे। तो उसके साथ भी ये माओइस्ट और मदद लेते हैं। ऐसी सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो लेफ्ट की तरफ लीन है, उनका जो है जो लेफ्टिस्ट हैं उनका और है मदद लेते हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मदद लेते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में अपनी आवाज उठाते हैं, कह रहे देखो 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 सरकार कैसे मार रही है लोगों को, हमें बचाओ हमें बचाओ। कुछ दूसरे जो स्टूडेंट ग्रुप है, स्टूडेंट आप जानते हैं पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स का काहे ग्रुप बन जाता है, क्योंकि देखो उस टाइम पे उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना वो अपना है, छात्र है, कोई जिम्मेदारी है नहीं, घर वालों का सपोर्ट है, तो ये लोग जल्दी नवयुवकों को ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान होता है। तो इन सबकी मदद ले ली, मास मोबिलाइजेशन करा। ये जुडिशियल सिस्टम इतना हमारा लेट है कंट्री का, तो क्या करते हैं, धीमे धीमे होगा, इनको पता है इसका ये फायदा उठाते हैं, पनिशमेंट से बचते हैं, चीजों को टालने में इनकी मदद हो जाती है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। दूसरा इनका काम करने का गुरिल्ला वॉरफेयर। अब इसमें क्या है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है, देखो एक साथ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, एक साथ कोई वॉरफेयर नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लड़ रहे हैं उसमें, जैसे आर्म्ड सिविलियंस हो गए, इरेगुलर्स हो गए, तो ऐसा मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज हुआ, जैसे छुप गए कहीं पे, इधर की उधर कर दी, रेड डाल दी कहीं पे, है ना, छोटे छोटी लड़ाई कर दी, हिट एंड रन मारा, भाग गए,
है ना, ये टैक्टिक उठाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोबिलिटी टू फाइट अ लार्जर एंड लेस मोबाइल ट्रेडिशनल आर्मी। ठीक है, अब मान लो नहीं है, पुरानी आर्मी एक ही जगह पे है, अब उससे लड़ रहे हैं, या मतलब ऐसा क्या, ऐसा अलग बता रही हूँ, आप छुपे हैं, छुप छुप के मार रहे हैं, तो मतलब लगातार हो भी नहीं रहा कुछ और दंगा भी अपना करा रहे हैं। तो इनका ये है कि एक साथ परसिस्टेंट वो लगातार होता रहेगा, लेकिन छोटी जगह पे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इरेगुलर, समझते हैं ऐसा। फिर आई बात पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो लोगों को बात बात में रोने लगना, बहुत बात जरा सा कुछ आए हाय, तो नक्सली इसकी ये बहुत पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, जो सारे इनके बड़े बड़े मेजर टाउन्स में एक्टिव है, एज वेल एज ये नेशनल कैपिटल में भी है हमारी। इनके सपोर्टर्स क्या करते हैं ना, इनके सपोर्टर्स हैं मीडिया, वहां की लोकल मीडिया, बाकी तो छोड़ो, ये एनजीओस हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं सरकार के अगेंस्ट। कुछ करा तो ये देखो सरकार ने कोई कदम उठाया नक्सलीस के अगेंस्ट, ये देखो अरे मार डाला, आम आदमी को मार डाला, अरे बेचारे को मार डाला, है ना। तो ये पूरी इनकी स्ट्रेटजी है। ये कोशिश करते हैं कि ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मीडिया ऑल द टाइम। और इनकी जो सिंपथाइजर्स हैं हर जगह हैं, वो अब पूरे देश में सब है ही हैं। अरे बताओ जरा, ह्यूमन राइट्स के नाम पे रोने लग गए सब पुलिस के अगेंस्ट। अरे बताओ जरा, बेचारे को मार दिया, अपना जो है वही तो हक ही तो मांग रहा था। तो जो मीडिया ग्रुप्स हैं ये तब शांत रहते हैं जब नक्सलीस किसी बेचारे इनोसेंट आदमी को मार रहे हैं, तब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जरा सा कुछ होता आई, है ना ऐसा। अब देखो उसके बाद आती है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। अब माओस्ट कार्य और करते हैं कुछ वायलेंट एक्टिविटीज, जिसे कहते हैं टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, जो मार्च से लेके अर्ली मॉनसून, मतलब समझ लो जुलाई के महीने तक चलता है ये मामला। अब क्या होता है, हर साल ये इस पीरियड को काफी यूज करते हैं, किस लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह से मतलब गफलत में रखने के लिए, ताकि ये इस टाइम देखो, एक बार जो फोर्स बना ली वही थोड़ी जिंदगी भर चलेगी, हर टाइम पे ये अपने नए रिक्रूटमेंट तो करेंगे ना। कुछ मर गए, कुछ ने सोच लिया कि अरे नहीं अब हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, या कुछ बूढ़े हो गए या कुछ भी रहा, तो नए लोगों को अपने में और इन्वॉल्व करने के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो ये पीरियड ये चुनते हैं मार्च से अर्ली मॉनसून का, जुलाई के अंदर। अब एम क्या है, एम क्या है इस टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का? एम ये है कि इनका जो माउस्ट की स्ट्रेंथ है उससे और मजबूत करना। कैसे? धड़ाधड़ वायलेंट ऑपरेशंस करके। अपने एक्सपीरियंस के साथ रिबल्स हैव लॉन्च अ नंबर ऑफ डेडली अटैक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। इस पीरियड के टाइम पे समझ लीजिए ये क्या करते हैं ना, बहुत डेडली अटैक। अब होता क्या, देखो ऐसे समझो, बेचारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ठीक है, अब उस समय ये अटैक करना शुरू करेंगे ताकि इन लोगों का दिमाग इन लोगों में लगा रहे, और पीछे जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस तब तक इन पे ध्यान दे नहीं पाएंगे, एक ही जगह ध्यान देंगी, ये इनका दिमाग है। फिर समझिए फ्रेश स्ट्रैटेजी ऑफ माओइस्ट, ये क्या है कि ये इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें जंगलों के बाहर फैलना है, अर्बन एरियाज में फैलना है, ऐसी जगह को पकड़ना है जो किसान नहीं है, नॉन पीजेंट क्लासेस को पकड़ना है, कोई दूसरे सोशल ग्रुप्स को पकड़ना है, जो अभी लोकल स्ट्रगल चल रहे हैं उनकी लीडरशिप को अपने कब्जे में लेना है, जो वॉरफेयर चल रहा है छोटा मोटा उसे और बढ़ाना है, जन मिलिशिया, यही जो मैंने बताया, ये इसे और मिलिटराइज करना है ना, पुलिस रिसोर्सेस को और परेशान करना है, कैसे कि तगड़े तगड़े अटैक लॉन्च करके, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस टाउन्स के अंदर अपने बनाने हैं, आसपास गोरिल्ला जोन बनाने हैं कि छोटा मोटा अटैक करते रहे ये भयानक तरीके से इरेगुलर टाइम पे, ठीक है ना। तो इसे समझ रहे हैं ना, वसूली कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, ये सब चीजों से। अब सुनो, जैसे मैंने बताया कि इनका उद्देश्य क्या हो रहा है कि नक्सलिज्म को अब बाहर लेके जाना है, तो अर्बन नक्सलिज्म समझाती हूँ आपको। देखिए यूजुअली ये माना जाता है कि जो नक्सलिस्ट हैं या माओस्ट का मूवमेंट है, ये ऐसा मूवमेंट है जो मासेस का मूवमेंट है। मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ, जनता का मूवमेंट है, और ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये अंडर डेवलप पार्ट में है हमारी कंट्री के। क्यों? क्योंकि वहां पे रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैसिलिटीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, और करने में ये बाधा भी बनते हैं। इसलिए आप एक बहुत फेमस रीजन है, मैं आपको हर बार बता रही हूँ, आप समझ से पढ़ना होगा तो आपको याद होगा, दंड करन्या रीजन, यहाँ पे ज्यादा है। ये रीजन वो एरिया है जो बॉर्डर करता है छत्तीसगढ़ को, आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को। यहाँ पे
क्या है कि हर तरीके के प्रकार के डेवलपमेंट को इन 75 सालों में ऐसा रोका गया है कि क्या बताया जाए। ठीक है ना, अरे बच्चा इतने साल कहाँ मैंने बता दी, ठीक है। बट अर्बन नक्सलिज्म हमेशा से ही माओस की स्ट्रैटेजी रहा है ना। और यहाँ पे कैसे फैलते हैं, वहां पे तो सब रोड रेलवे सब कुछ है, तो क्या करा जाए, तो ये अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ फैलते हैं, ताकि अपना जो सेक्शन है अर्बन पॉपुलेशन का जिसको इनको टारगेट करना है उसको ये टारगेट कर सके। ठीक है, और वहां से इंटेलेक्चुअल्स को अपनी इसमें रिक्रूटमेंट देते हैं, फंड्स वगैरह इकट्ठा करते हैं इंसर्जेंसी के लिए, और छुपने के लिए जगह बनाते हैं। अब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जनरली आइडियोलॉजीज से बहुत ज़्यादा, है ना, ये है ना कि किसी की सोच से बहुत प्रभावित होते हैं, और मोस्टली ये ह्यूमन राइट्स को पकड़ते हैं, है ना। आप समझिए ऐसे एनजीओस जो ह्यूमन राइट्स के लिए कर रहे हैं, और इनको पकड़ते हैं क्यों, क्योंकि इनको पता है ये एनजीओस को अगर अपने में मिला लो, ये सीपीआई मॉइस्ट अपने में मिला लेते हैं अपने पार्टी स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन अब एनजीओ अलग है, वो अलग है, ताकि लीगल एक्शन कोई ना लिया जा सके। लेकिन अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा बेटा इधर हम पीट रहे हैं, इधर हम पीट रहे हैं, तुरंत आवाज उठाओ। अब ये एनजीओ उठाने लगे, हाँ ये देखो पीटा, अरे देखो क्या कर दिया, अरे ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, अरे देखो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ, अरे ये कर दो, अरे वो कर दो। तो अब इनका फायदा हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कनेक्शन नहीं दिखेगा सामने, ताकि कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। समझे बात को, दिमाग देखो कितनी तेज चलता है, पढ़ाई लिखाई में लग गया होता तो आइए बन जाते। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ये लीगल प्रोसेस से बड़ा दूर रहते हैं, सोचते हैं कैसे क्या किया जाए, सिंपैथी कैसे मिले, प्रोपेगेंडा कैसे फैले, कैसे हम डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाएं ताकि लोग जो है वो झूठी चीज़ों में रहें। और ये आइडियोलॉजीज हमेशा इस माओइस्ट के मूवमेंट को जिंदा रखती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। अब देखिए 5 मेजर आइडियोलॉग्स का जो है अरेस्ट हुआ था 2018 में। इसकी वजह से क्या हुआ कि अर्बन नक्सलिज्म दिखा कि भाई देखो ये लोग जो फैला रहे हैं ना, जो बंदे हैं जो अपनी सोच को, अभी आपने देखा होगा, अब तो ट्विटर है, देखा है बहुत सारे लोग इतने फॉलोवर अपने कर लेते हैं और एकदम से जो है वो ट्वीट करेंगे कुछ ऐसा जिससे सारे लोग बेचारे भड़क जाएंगे, हाँ परेशान हो जाएंगे। तो ये सब लोगों को, इस तरह के ही लोगों को अरेस्ट जब करा गया, पता चला, तो समझ में आया कि बेटा नक्सलिज्म अर्बन एरियाज में भी कैसे फैल रहा है ना। तो दो रेजिंग मेनी आईब्रोज इन द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सर्कल, इससे बड़ा ये हुआ कि अरे ये क्या है, वाह अरे ये कैसे हुआ, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। प्लस पुलिस ने बहुत सारी रेड करी, कहाँ कहाँ, 5 स्टेट्स के अंदर घरों में, और ऐसे ऐसे घरों में सिविल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के, इंटेलेक्चुअल्स के घरों में रेड करी, जिनकी महाराष्ट्र पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैव कॉल्ड अर्बन नक्सल्स, उनको नाम दिया गया था। और इनमें से 5 लोगों को अरेस्ट करा गया भीमा गोरेगांव वायलेंस केस के अंदर। इनको अरेस्ट किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, ठीक है, यूएपीए के अंदर। अब देखिए अर्बन नक्सलिज्म रातों रात कोई नहीं बढ़ा है, एक बात ये समझ लीजिएगा, ये एक पार्ट है, ये जो सीपीआई माओइस्ट है ना, इसी की ही स्ट्रेटजी ही फैली है। और सन 2004 की बात है कि एक डॉक्यूमेंट था, इसका टाइटल था अर्बन पर्सपेक्टिव, आर वर्क इन अर्बन एरियाज। इसने पूरा बताया था अर्बन नक्सलिज्म की स्ट्रेटजी को कैसे काम करती है। इस स्ट्रेटजी का मेन उद्देश्य क्या था कि हम किसी तरह से जो इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर है उसको अपने साथ मिलाएं, प्लस जो ये शहरों में गरीब लोग रहते हैं इनको अपने साथ मिलाएं, और एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करें, एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी सोच हमसे मिलती है उनको अपने में जोड़ें। साथ में स्टूडेंट्स हो गए, मिडिल क्लास एम्प्लॉयज हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, औरतें हो गई, दलित हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, इन सबको अपने साथ जोड़ लें। और फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं इस नक्सल ये जो अर्बन नक्सलिज्म को, ये बहुत सारे सिटीज में आज भी आपको काफी एक्टिव देखने को मिलेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चंडीगढ़ हो, रांची हो, हैदराबाद हो, नागपुर हो, पुणे हो, डजंट मैटर, हर जगह आपको ये लोग देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो आप कहेंगे मैम आगे क्या, आगे क्या, सब कुछ मैं समझ रहा हूँ मैम, हाँ आगे का बताइए ना, ये तो मैं सुन ही रहा हूँ, फिर फॉरवर्ड बताइए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सजेस्ट करा कि इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें कुछ प्लान्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से हम, मतलब स्ट्रैटेजी एक ऐसी बनानी पड़ेगी जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के चैलेंजेस को डील करे, और इसके अंदर हमें कुछ प्लान्स ऐसे भी डालने पड़ेंगे जिससे हम टैकल कर सकें इस अर्बन नक्सलिज्म को,
ठीक है। सबसे पहले स्टेट जो है वो लीगल एक्शन को करे अगेंस्ट द माओइस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, पैसे की देखिए जरूरत बहुत पड़ती है, फंड्स की, इसलिए एक सेपरेट बजट यहाँ पे होना चाहिए, जो बजट सिर्फ इसलिए पैसा लगाया जाए बढ़ते हुए नक्सलिज्म फुटप्रिंट जो सिटीज के अंदर पैर जमा रहे हैं इनको रोकने के लिए। और तीसरा कि लीगल प्रोसीडिंग्स को आपको इनिशिएट करना है उन लोगों के विपरीत, जैसे कि जो बंदे हैं, जो आइडियलॉग्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, एक्टिविटीज हैं, जो इस नेगेटिव पब्लिसिटी को फैला रहे हैं, ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बदले, तो इनको पकड़ना है आपको। और होता क्या है, ये एजेंसीज माओइस्ट प्रोपेगेंडा के पास है और इनके कुछ व्यक्ति जो समाज से सीधा जुड़े हैं वो यहाँ पे जो है अपनी चीजों से माध्यम से लोगों को जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को पकड़ना है। जरूरत ये है कि हमें जो इशू है सिस्टमैटिक, प्रोट्रैक्टेड और ये जो लगातार चली है, परसिस्टेंट लगातार चल रहे हैं, इतने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, है ना, और इनके द्वारा ये फैलाने के लिए इन सबको हमें रोकना है। इतना आपको समझ में आया? अब बात आती है लिंक्स क्या है इनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और फॉरेन कंट्रीज के साथ में। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब इनके बाकी लोगों के साथ क्या लिंक्स हैं, जरा ये बताइए। देखिए, सीपीआई माओस के अच्छे खासे रिश्ते बहुत सारे इन नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में है, खासकर भाई जोर जोर मौसेरे भाई। तो स्पेशली यहाँ पे देखिए आरपीएफ, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, इन सब के बारे में मैंने बताया, ये जो मणिपुर की है। उसके अलावा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, बहुत फेमस, इसाक मुइवा वाली। तो इन सब से क्या होता है, इनको मिलता है आर्म्स। और ज्यादातर ये जो आउटफिट्स हैं इनके लिंक एक्सटर्नल फोर्सेस से भी मिलेंगे, है ना। और सीपीआई माओइस्ट ये लगातार ऐसा दिखाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट ग्रुप के साथ अपनापन दिखाएंगे, बेचारे वो तो वहां के लिए लड़ रहे हैं। तो जो ये है ना, ये सारा एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, स्ट्रेटेजिक यूनियन फ्रंट, जो सब मिलके इंडिया की स्टेट के अगेंस्ट अपने आप को दिखाते हैं। तो सीपीआई माओइस्ट के अच्छे खासे रिश्ते फॉरेन माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हैं, वो भी कहाँ के, फिलीपींस के, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस, टर्की के साथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर जगह पे कुछ ना कुछ गंदगी तो है ही है, वो बेचारे वहां परेशान हैं, ये यहाँ पीछे पड़े हैं लोगों के। तो ये जो आपने पूरा सब समझा, ये भी मेंबर हैं, जो ऊपर जो आउटफिट मैंने बताया ये भी मेंबर हैं आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओइस्ट। ये देखिए इसको ऐसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, इन सब के आउटफिट्स पार्ट हैं। और ये इसके अंदर आपको मालूम है CCOMPOSA, इसके अंदर कुछ आते हैं 10 माउस के ग्रुप, और ये सिर्फ इंडिया से नहीं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, सब जगह से हैं। ये जो है ना कॉम्पोसा, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें ना सिर्फ यूएस का इम्पीरियलिज्म रोकना है और ग्लोबलाइजेशन रोकना है, बट साथ में जो सेंट्रलाइज इंडियन स्टेट है इसके जो इंटरनल रिप्रेशन है माइनॉरिटी पीपल पे, जो ये इनको ऐसा लगता है कि दबा रहे हैं ये लोग, उनको भी रोकना है। इसका और उद्देश्य क्या है कि हमें अपना जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है आपका, उसको यहाँ पे रोकना है इंडिया का साउथ एशिया के अंदर। ये यूएस के से सपोर्ट से जो साउथ एशिया में जो ये इंडिया और ज्यादा अपना दबदबा बना रहा है, इसे रोकना है, और तुम कुछ कर पाओगे नहीं इंडिया का। 2006 में कॉम्पोसा ने अपनी 4th कॉन्फ्रेंस को करा था नेपाल में दोस्तों, है ना। इसमें इसने पूरा एंटी इंडिया कदम उठाया था, कहा था कि मुझे लोगों, ये प्रोटेक्टेड जो लगातार चलने वाली पीपल्स वॉर है इसे हमें करते रहना है ताकि हमें स्टेट पावर मिले और वायलेंट मीन से, है ना। तो बड़ी ही खराब सोच के साथ आगे बढ़ते हुए, अच्छा आगे पहले बढ़ेंगे, पहले एक सोर्सेस तो बता दूं, पैसा कहाँ से आता है, सोर्सेस ऑफ फंडिंग मैम बताइए, इनके लिंक क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम से। देखो, पैसा आता है इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मूवमेंट में एक्सटॉर्शन से, फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एज वेल एज कॉरपोरेट कंपनीज जो कि काम कर रही हैं इस एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में। देखो, ज्यादातर क्या होता है मैं आपको बता दूं, ज्यादातर ये एक समझ लो, आप ऐसा समझो कि ज्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन मनी। अब आप कहेंगे हैं ये क्या मैम बता दे रही हैं। देखो, एक्सटॉर्शन पहले समझ लो, बहुत सारे लोगों को एक्सटॉर्शन का मतलब ही नहीं पता होता है पता चला सोचे क्या है। देखो, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली, जबरदस्ती वसूली करके, हफ्ता निकाल, तो जबरदस्ती वसूली करके तो ये पैसा लेते हैं।
उसके बाद ज़्यादातर ये एक प्रोटेक्शन मनी है कि भैया तुम हमको हफ्ता दो तो हम तुम्हें, देखा नहीं आपने मुंबई वगैरह में क्या देखा है, ए हफ्ता निकाल तभी तुम्हें कुछ कहेगा तो हम खड़े हैं, है ना, तो ऐसा वाला। कभी कभी ये किडनैपिंग भी करते हैं, मार भी देते हैं, है ना, वही सुपारी भी लेते हैं बड़े बड़े लोगों की ताकि पैसा मिले। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादातर ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेगा जहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, बॉक्साइड, मैग्नीज, निकल, कॉपर। तो अब आपके दिमाग में कौन सा एरिया आ रहा होगा? एरिया आता है उड़ीसा का, झारखंड का। अगर सिर्फ इन्हीं एरिया में देखें भाई तो कंट्री के कितने सारे कोल रिजर्व हैं, तो इसलिए यहाँ कब्जा बनाया है। और कोल अभी देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी रिसोर्स है, इसलिए इनको इसमें वसूली करने में जबरदस्ती बड़ा फायदा है। हाँ, तो ये हो गया सोर्सेस। अब हम एक बात आपको बताते हैं कि नक्सलीज आर नॉट रियली मसीहा ऑफ द डाउन ट्रॉडन। अगर आप ये सोचते हो कि आम जनता के लिए ये बहुत बड़े इन लोगों के लिए क्या कहते हैं मसीहा है, अरे मसीहा वसीहा कुछ नहीं है। इनकी सोच से तो यही दिखता है ना कि गरीब आदमी के लिए लड़ रहे हैं और लोगों के लिए सरकार पीपल्स गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं बट ऐसा है नहीं। अब अगर ऐसा होता तो ये जो रोड रेलवे सरकार बनाती तो क्यों तोड़ते, उनको तो खुशी होती ना। तो सोशल ये जो आम जनता को ऊपर उठाना, सोशल अपलिफ्टिंग करना, ये इनका उद्देश्य नहीं है। बट इनका उद्देश्य क्या है? चाल से इस पॉलिटिकल पावर को पा लेना किसी तरह से। इनको समझते हैं दिक्कतें क्या है, लोकल दिक्कत ये है, इशू ये है, और इसका ये जरिया काम करता है, यूज करते हैं इसका, ताकि भाई बस इसी इसी मुद्दे को उठा उठा के हम किसी तरह से दंगा करवाएं और पावर को ले लें। अब इनका कुछ ये तो चाहते ही है कि गरीबी जिंदा रहे, जब तक गरीबी जिंदा है तब तक इनकी दाल रोटी पक रही है, क्योंकि इसी से तो ये फैलेंगे ना। यहाँ गरीबी है तभी तो यहाँ पे अपना कब्जा कर पाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट का काम करने ही नहीं देते। मैंने बताया ना, रोड बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब बीच में रुकावट बनते हैं। और आम जनता बहुत जल्दी इस बात को समझ जाएगी, क्योंकि कब तक जब देखेगी ना कि माओइस्ट और यही लोग तोड़ रहे हैं तो कब तक करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि लोकल्स अभी जो फोर्स करे जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वो उनको जो है सपोर्ट करेंगे नहीं, बट देर हो जाएगी तब तक के लिए। बहुत इससे अच्छा है कि अभी समझ जाएं ये लोग। अब बात आती है कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये नक्सलिज्म जो इतना बढ़ गया उसके लिए, है ना। तो थोड़ा सा बहुत क्लियरली बता देती हूँ। देखिए, ये विडंबना वाली बात है कि इतने सारे साल हो गए हैं, 75 ईयर्स में भी आज़ादी के, बहुत सारे दूर दराज के जो इलाके हैं, है ना, जो मिनरल रिसोर्सेज में इतने ज़्यादा रिच हैं, तभी इनको देखा जाता है येट टू बी सीन अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे सही से डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है। तो ये सिचुएशन, उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सब मिल के ना नक्सलिज्म को बढ़ावा मिला है देश में। अब इसको हम 4 कैटेगरी में समझते हैं। जन, जंगल, जमीन, ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे डेवलपमेंट डेफिसिट, तीसरा आता है यहाँ पे गवर्नेंस डेफिसिट, और चौथा आता है यहाँ पे सोशल एक्सक्लूशन एंड ऑल्टरेशन। अब जैसे जंगल जमीन की बात करें, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, ये इन्होंने जो है फाइट अगेंस्ट नेशनलिज्म का तो दिया है, ये पता नहीं कौन सा उठा के दे दिया है। एक आपके में चार्ट दिया होगा, है ना, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह एक अलग चीज दी है। चलिए हम फिलहाल तो इसको समझा देते हैं। देखो, ऐसा आप समझो, है ना, कि इसमें कुछ पॉइंट है और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से रिलेटेड ही हैं। तो ये जन, जंगल, जमीन, ये ट्रिपल जे ऐसा समझ लो। उसके बाद डेवलपमेंट डेफिसिट, उसके बाद गवर्नेंस डेफिसिट, ये सब नाम से ही आप समझ रहे होंगे क्या है। और फिर है सोशल एक्सक्लूजन एंड ऑल्टरेशन। समझाती हूँ इसके अंदर भी क्या है क्या नहीं। जन, जंगल, जमीन में देखिए, लैंड सीलिंग लॉस को ये एकदम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रोचमेंट या ऑक्यूपेशन सरकार का, कम्युनिटी लैंड्स का, नॉन रेगुलाइजेशन ट्रेडिशनल लैंड राइट्स का, कुछ कमियां हैं चीजों में, ठीक है। इतना पुराना ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना, लैंड एक्विजिशन बिना किसी कंपनसेशन को दिए या रिहैबिलिटेशन कराए जो वहाँ लोग रहते हैं। दूसरी बात, डेवलपमेंट डेफिसिट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, एजुकेशन की कमी है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी है। फिर सोशल एक्सक्लूजन और ऑल्ट्रेशन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, है ना, डिग्निटी ऑफ लाइफ, इज्जत आदमी की होती है, उसका अब्यूज, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होना, सरकार के अगेंस्ट दुख दर्द। और ये गवर्नेंस डेफिसिट ये है कि देखो, प्रॉपर रूटीन में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इल ट्रेन पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है सरकार की स्कीम्स में, खराब इम्प्लीमेंटेशन है स्पेशल लॉज का, और
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो जाती है ना, काम होता नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, बस सब वोट मांगना है तभी पहुंचते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं जो देखने को मिलती हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइट अगेंस्ट सेक्सिज्म को आपको पढ़ाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सिर्फ आईएएस को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। टेली और इंस्टा तो आप देख लेंगे, आप मजा आ जाएगा। जरूर ज्वाइन करिए, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए भी आप वीडियोस वगैरह देख लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।